जो हुआ है आपका 16 मार्च 2026 को। आंसर मैच कर लेते हैं, क्लास 12th हिंदी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का आपका पेपर है, हिंदी इलेक्टिव। पहले हम करेंगे खंड का, जिसमें आपके अपठित बोध दिए हैं। तो आपने ये पढ़ लिया होगा, ये अनसीन पैसेज है जिस जो जो आपका बाहर से आता है, जिसे आपने पढ़ लिया होगा। हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। तो सभी बच्चों ने ये पैसेज पढ़ लिया है, पता ही लग गया होगा पैसेज किसके ऊपर है। जल ही जीवन है, जल को बचा लेना जैसे भावी जीवन को बचा लेना। चलिए हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा ताकि टाइम बचे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अनसीन पैसेज था जो आपने पढ़ना था, और इसे पढ़ने के बाद ही इसके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, वर्षा जल संचय के किस पारंपरिक रूप का वर्णन गद्यांश में किया गया है। जो आपने यह गद्यांश पढ़ा है उसमें किस पारंपरिक रूप का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तालाब। जिस बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन बी तालाब लिखा है उसका करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी लिखा है तालाब, वो कमेंट करें। ऑप्शन बी तालाब इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी तालाब। जिसने तालाब लिखा है उसका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट कर दें, लाइक करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने बच्चे अपने आंसर्स मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में तालाब के लिए तरण तारिणी विशेषण का प्रयोग उसकी किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर तरण तारिणी जो है वो जो प्रयोग किया गया है वो किस विशेषता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो जिन इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत होने की। तो किस किस बच्चे ने इसका ऑप्शन सी लिखा है उसका करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स पे आप अपना बोलें किस किस बच्चे ने इसका ऑप्शन सी लिखा है, जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत होने की। ठीक है, इसे ही बोला गया तरण तारिणी। तो तरण तारिणी का विशेषण क्या है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थर्ड, गद्यांश में रानी सागर, बूढ़ा तालाब और विशाल सागर का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया है। तो जो आपका गद्यांश है, जब आपने इसे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे बूढ़ा तालाब और विशाल सागर यानी बड़ा सागर। बूढ़ा तालाब और विशाल सागर का जो उदाहरण दिया है वो किस उद्देश्य से दिया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति में तालाबों के महत्व को दर्शाने के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है। किस किस बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन बी लिखा है उसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन थर्ड हम कर रहे हैं गद्यांश। इस गद्यांश में जो थर्ड वाला है उसका आंसर ऑप्शन बी है। चल, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बेटा शुरू से तीन ही क्वेश्चन बताए हैं। जो पहला है फर्स्ट वाले का आंसर आपका तालाब है, ऑप्शन बी। सेकंड वाले का आंसर आपका है ऑप्शन सी, जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत। और जो थर्ड क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति में तालाबों के महत्व को दर्शाने के लिए। क्लियर हो गए, तीनों क्वेश्चन का आंसर पता लग गए। क्वेश्चन फोर्थ, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में तालाबों की क्या भूमिका है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि तालाबों की क्या भूमिका होती है पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में। इसको आप गद्यांश को पढ़ के गद्यांश के हिसाब से इसका आंसर आप लिख सकते थे। ठीक है, कि संतुलन कैसे, जो तालाब जो है पर्यावरण में संतुलन कैसे बनाते हैं। यह अनसीन पैसेज में भी है आपके। बाकी ये क्या करता है, तालाब क्या करता है, तालाब जो है पर्यावरण को नमी प्रदान करता है। तो आप बुक में देख सकते हैं, जो आपका ये अनसीन पैसेज है इसमें ही है ये।
ये आपके अनसीन पैसेज में ही है। जो तालाब क्या है, तालाब क्या करता है भाई, तालाब नमी प्रदान करता है। एक तो तालाब का काम क्या है, वायु प्रवाह को सुचारू बनाता है। यहीं कहीं है इसका आंसर भी। तो यहां से इसका आंसर लिख सकते हैं हम, ये एक तो ये सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो तालाब सिंचाई का एकमात्र साधन है। वायु प्रवाह एवं पर्यावरणों के संतुलन में को की भूमिका में भी तालाब सहायक है। कहाँ से आंसर है इसका, यहां से लिख सकते हैं आप इसका आंसर। एक ये यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में, तालाब ही हमारे सिंचाई का एकमात्र साधन है। वायु प्रवाह एवं पर्यावरण के संतुलन की भूमिका में तालाब सहायक है। तो आपकी फोर्थ और फिफ्थ लाइन में इसका आंसर है। जिस बच्चे ने यहाँ से लिखा है तालाब ही हमारी सिंचाई का एकमात्र साधन थे और वायु प्रवाह एवं पर्यावरण संतुलन की भूमिका में तालाब सहायक है, उसका आंसर सही होगा। बाकी थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी लिखेंगे कि ये पर्यावरण को, जो तालाब होते हैं वो पर्यावरण क्या करते हैं, नमी बनाए रखने में भी लाभदायक होते हैं। क्लियर है। तो ये दो लाइनों में इसका आंसर है आपका अपठित गद्यांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिफ्थ में बोला है ग्रामीण संस्कृति में तालाब का क्या महत्व है। इसके बाद बोला है भाई ग्रामीण संस्कृति में तालाब का क्या महत्व है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। तो आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि तालाब का क्या महत्व है। तो ग्राम्य संस्कृति में देखो तालाब का क्या महत्व है। तो इसमें आप लिख सकते हो तालाब का महत्व यहां से, तालाब लोक, ये लिख सकते हो, ये लोक दर्शन के तत्व मौजूद होते हैं। यहां लिख सकते हो, यहां से लिखोगे इसमें लोक दर्शन के तत्व मौजूद होते हैं। यहां से है इसका आंसर। तालाब में लोक दर्शन के तत्व मौजूद होते हैं। ये संस्कृति, ग्राम्य संस्कृति में लोक व्यवहार एवं ग्राम्य सूचना का मुख्य केंद्र है। तो पहली लाइन यहां से लिखोगे लोक दर्शन के तत्व भी मौजूद। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखने हैं आपने, तालाब से लोक दर्शन के तत्व भी मौजूद होते हैं। यह ग्राम्य संस्कृति में लोक व्यवहार एवं ग्राम्य सूचना का केंद्र है। तालाब के माध्यम से सामाजिक मेल मिलाप होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो आप अनसीन पैसेज से ये दोनों यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लोक दर्शन से लेके केंद्र, यहाँ तक तो पूरा कॉपी कर लेंगे, लोक दर्शन से केंद्र तक। उसके बाद कुछ आप अपनी तरीके से अपने आप भी अप्लाई करेंगे जो चीज़ें। तो क्या है ये सामाजिक मेल मिलाप में भी तालाब का एक स्थान रहा है और सूचनाएं भी लोग तालाब में के पास आकर आपस में भी क्या करते थे, इंफॉर्मेशनों को शेयर करते थे। क्लियर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 6, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में जल संचय एवं जल संरक्षण के बीच का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो जल संचय और जल संरक्षण के बीच में आपको उदाहरण देके बताना है। तो सबसे पहले तो आपका पता होगा भाई जल संचय का मतलब क्या होता है। जल संचय का मतलब क्या है, जल को इकट्ठा करना। तो पहले आप लिख देंगे जल संचय का अर्थ या मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करना। पहले क्या लिखेंगे आप, जल संचय का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जल संचय का मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करना जल संचय कहलाता है। पहले तो ये आप लाइन लिख देना, ठीक है। और जल संरक्षण, इसके बाद दूसरा पूछा जल संरक्षण। तो जल संरक्षण का मतलब क्या है, जल संरक्षण का मतलब है पानी का अच्छे से प्रयोग करना और उसे पानी को प्रदूषित होने से बचाना। तो पहले जल संचय में लिख देना है आपको वर्षा के जल को इकट्ठा करना जल संचय कहलाता है। और जल संरक्षण में जल को समझदारी पूर्वक प्रयोग करना, जल को समझदारी पूर्वक प्रयोग करना और जल को प्रदूषित होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है जल संचय। जल संचय में आप क्या लिखेंगे,
वर्षा के जल को इकट्ठा करना जल संचय कहलाएगा, और जल को समझदारी पूर्वक या बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना और जल को प्रदूषित करने से बचाना क्या कहलाएगा? जल संरक्षण। अगर आप ये दोनों लाइन लिख के आए होंगे तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। किस किस बच्चे ने लिखा है? वर्षा के जल को इकट्ठा करना जल संचय कहलाता है, और जल को समझदारी पूर्वक प्रयोग करना और प्रदूषित होने से बचाना, ये किस किस ने लिखा है? तो उसके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? हमारे पूर्वज जल संचय और संरक्षण के मामले में हमसे अधिक समझदार थे, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने पढ़ना तो हमने इसी से है, ये जो आपको अपठित गद्यांश है इसी से पढ़ना है, मगर कुछ लाइनें इसमें अपनी प्रयोग करनी है, जो आप कुछ लाइनें खुद ही लगा सकते हैं थोड़ा सा सोच के। तो ये तो पता ही है ना। तो हमारे पूर्वज, भाई जो हमारे पूर्वज थे वो जल संचय कैसे करते थे, यानी पानी को कैसे इकट्ठा करते थे, और संरक्षण कैसे करते थे, यानी उस संरक्षण में भी हमारे से ज्यादा समझदार कैसे थे। तो दोनों पुरानी चीजें तो हमारे जो पूर्वज थे, तो आपने जो स्टैंजा पढ़ा है इसमें किसके बारे में पढ़ा है? तालाब के बारे में पढ़ा है ना। तो हमारे पूर्वज जल संचय कहाँ करते थे? तालाब में करते थे। तो समझ आ गया? तो यहाँ पे सीधे ही लिखना है, हमारे पूर्वज जल संचय तालाब में करते थे और जल संरक्षण भी तालाब में ही उनका होता था, जिसके कारण क्या होता था? एक तो वर्षा का पानी जल जो है तालाबों में इकट्ठा हो जाता था, और दूसरा वो पानी प्रदूषित भी नहीं होता था, उसे तरीके से यूज करते थे। और आजकल क्या है, लोग पानी का यूज गलत तरीके से करते हैं और पानी को प्रॉपर यूज। तो यहाँ पे ये लिख देना, हमारे पूर्वज जल संचय तालाबों में करते थे, क्योंकि उस समय बांध नहीं होते थे। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपका खंड का पहला क्वेश्चन करा दिया है, 10 नंबर का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी कविता। ये आपको निम्नलिखित काव्यांश को, ये काव्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देख लो जल्दी से। ये कविता तो आपने पढ़ ली होगी, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, पूरा पढ़ने से टाइम लग जाएगा। आपने पढ़ ली होगी, आपके पास पेपर है तो आपने पढ़ लिया होगा। हिंदी का पेपर है ये, क्लास 12th का 2026। तो ये जो कविता है, इस कविता में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये कुछ कविता अब देख लें, अच्छे से पढ़ लो कविता को। अब इस कविता के हम क्वेश्चनों के आंसर्स करते हैं। तो जो कविता में फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कविता का फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता का वक्ता पुनर्जन्म लेने की बात क्यों कह रहा है? तो जो कविता का वक्ता है वो दोबारा जन्म लेने क्यों चाहता है? वो जन्म लेना दोबारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्वहारा वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए। जो कविता जिसका जो वक्ता है वो चाहता है, जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे उनके साथ जो अन्याय हुए थे या उनके साथ विवेकपूर्ण न्याय नहीं हुआ, वो उनको उनके अधिकार दिलाना चाहता है, इसलिए उसे दोबारा जन्म लेना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जिस जिस बच्चे का ने कविता का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी लिखा है, करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी लिखा है। जिस जिसका आंसर ऑप्शन बी है उसका करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, उचित विकल्प का चयन करना है, फिर ऑप्शन देने हैं। कॉलम 1 में है कंधा दूंगा, पीठ सहलाना, बाहों में उठाना। कॉलम 2 में दर्द बांटना, सहारा देना, अपनाना। तो दोनों कॉलमों को आप देख लेंगे। तो कंधा दूंगा का मतलब होता है सहारा देना, फर्स्ट के साथ सेकंड आएगा, कंधा दूंगा यानी सहारा देना। पीठ सहलाना का मतलब दर्द बांटना, सेकंड के साथ फर्स्ट। बाहों में उठाना यानी अपनाना। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड का आंसर आएगा आपका सी। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 का जो मैच करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लगा लें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन सेकंड का आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन बी, कविता का ऑप्शन बी, और क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ आ गया? कविता 8 नंबर की है ये। क्वेश्चन थर्ड, अचीनी की आवाज किसनी किनकी है? अचीनी की आवाज किनकी है? तो जो हमने ये पढ़ा है तो हमें पता लग गया अचीनी किसकी आवाज है ये? सर्वहारा वर्ग की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ऑप्शन ए। किसकी आवाज है ये? सर्वहारा वर्ग की आवाज है, ऑप्शन ए। तो जो हमने कविता पढ़ी है, जो अपठित कविता है, उसके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्वहारा वर्ग की। किस किसने ऑप्शन ए लिखा है उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन फोर्थ, कव्यांश में प्रस्तुत रोशनी से क्या अभिप्राय है? जो हमने कव्यांश पढ़ा है उसमें रोशनी शब्द है। जो ये हमने पढ़ा है पोयम, ये जो पूरी कविता है, इसमें एक रोशनी जो शब्द है, उससे पढ़कर आपने क्या समझा? ये बोल रहा है कि जो रोशनी आपने शब्द पढ़ा, ये रहा रोशनी शब्द, इससे क्या अर्थ है? रोशनी शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन फोर्थ है ये रहा क्वेश्चन फोर्थ में पूछा है, मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई रोशनी शब्द का से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन फोर्थ। तो रोशनी जो शब्द है उसका अभिप्राय है आशा और मानवता। तो इसका आंसर है आशा और मानवता। अगर पोयम जो एक कविता है जिसने अच्छे से पढ़ी होगी तो समझ आ रहा होगा, जो ये बुक में दी है ये अनसीन कविता है। रोशनी का अर्थ है यहाँ पे आशा, उम्मीद, मानवता, पॉजिटिव थिंकिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर इसका शब्द लिख के आया होगा, इसका मीनिंग क्या लिखा आया होगा, आशा, मानवता, उम्मीद, तो उसका करेक्ट आंसर होगा। रोशनी का मतलब क्या है? आशा, उम्मीद, मानवता। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, काव्यांश में कौन पुनर्जन्म लेने की बात कर रहा है, उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। तो जो हमने कविता पढ़ी है उसमें पुनर्जन्म की बात हो रही है, तो कौन है जो पुनर्जन्म लेने की बात कर रहा है? जब हमने कविता पढ़ी तो हमें पता लगा पुनर्जन्म लेने की बात जो कर रहा है, ठीक है। तो इस कविता के हिसाब से जो पुनर्जन्म ले रहा है वो कवि है। तो आंसर में लिखेंगे कवि पुनर्जन्म लेने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर कौन है? कवि। कौन पुनर्जन्म लेने की बात कर रहा है? तो कवि। तो यहाँ पे लिख देंगे काव्यांश में, यहीं से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जिस बच्चे ने ये इसको ढंग से पढ़ा होगा ना, उसको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि इसे पुनर्जन्म लेने की बात वो क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है। तो भाई पुनर्जन्म लेने की बात कर रहा है कवि। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये देख लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो या इसमें काव्यांश में कवि पुनर्जन्म लेने की बात कर रहा है, और 2 विशेषताएं क्या है? कवि जो है वो करुणामयी है, मतलब वो दूसरों का दुख समझता है और वो समाज को बदलना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है। तो पहली बात विशेषता है कवि करुणामयी है, और दूसरा कवि समाज को बदलना चाहता है। तो 1 नंबर तो मिल जाएगा, कवि पुनर्जन्म लेने की बात कर रहा है। अगर आप लिख दोगे, कवि शब्द लिख दोगे, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और एक और नंबर के लिए आपको लिखना पड़ेगा कवि करुणामयी है और वो समाज में बदलाव चाहता है। क्लियर है? दोनों चीजें लिखोगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन 6 है इसका, कातरता, चुप्पी या चीखों को प्यार के सितार पर बजाने से क्या अभिप्राय है? तो बोला है कातरता, चुप्पी या चीख को प्यार के सितार पर बजाने से क्या अभिप्राय है। तो मतलब अर्थ पूछा है आपको। तो इसका अगर आप स्टेंजा के हिसाब से तो कहना चाहता है, यानी कातरता, चुप्पी या चीख को प्यार के सितार से बजाने का इसका मतलब है, जो कवि, इसका अर्थ है जो भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनको सहानुभूति देके, मतलब उनको सिंपैथी देकर, यहाँ पे लिखना है कातरता, चुप्पी या चीखों को प्यार के सितार पर बजाने से अभिप्राय है कि दुखी परेशान लोगों को सहानुभूति से, यानी सिंपैथी से राहत दी जाए। क्लियर है? पहले तो क्वेश्चन यहीं से उतारना है, उसके बाद लिखना है दुखी
और खामोश लोगों को सहानुभूति के माध्यम से राहत प्रदान की जाए। बस यही इसका आंसर है। 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि लिखा है ना चुप्पी और चीख। चुप्पी चीख किन की होती है? चुप्पी और चीख होती है जो लोग दुखी होते हैं उनकी। जो लोग दुखी होते हैं वो अक्सर खामोश भी रहते हैं। तो लिखना है दुखी और खामोश लोगों को प्रेम के माध्यम से राहत प्रदान करना। बस पहले एक क्वेश्चन लिख देना फिर आंसर। नेक्स्ट है आपका खंड ख। अभी हम खंड खा थोड़ी देर में करेंगे। खंड खा में आपको उत्तर देने हैं। पहला है टीवी के संदर्भ में नेट या नेट साउंड से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, वैसे तो ये तुम्हारे को पता ही है, इसको तो आप लिख सकते हो कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए टीवी के संदर्भ में नेट और नेट साउंड से क्या अभिप्राय है। ठीक है ना। ठीक है, अभी हम ये इससे पहले हम कर लेते हैं हिंदी का जो बुक वाला पार्ट है वो कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का जो पार्ट है ये वाला कर लेते हैं। ये किसकी बच्चों फटाफट देख लो इसमें जो ये तो आपका बुक का ही है तो आपने पढ़ा हुआ होगा। तो आप एक बार पहले पढ़ के देख लो। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो इसे पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगा। फिर हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पाठ्यक्रम का है तो ये तो आपको आसानी से समझ आएगा। पढ़ लो फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। कमेंट करके भी बताओ किस किस बच्चे का अच्छा गया है। चलिए, तो आपने पढ़ तो लिया होगा। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है इसका? जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फागुन मास की शीत को चौगुना कौन बढ़ा रहा है। तो जिस बच्चे ने इसका आंसर लिखा है वो बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे। बताओ क्या लिखा है बच्चों ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पवन के झकोरे। फागुन मास की शीत को चौगुना कौन बढ़ा रहा है? तो पवन के झकोरे। हवा की जो स्टेंजा में जो हवा है ना, पवन पवन इतनी तेज चल रही है तो पवन के झकोरे जो है शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन बी लिखा है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है बाहर का क्वेश्चन है। तो आराम से आप इसे करके आए होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, पवन के झकोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2। वृक्षों से झरने वाली वन ढाबों से विरहणी नायिका का क्या संबंध है? क्वेश्चन सेकंड में पूछा है आपसे वृक्षों के झरने वाली वन ढाकों से विरहणी नायिका का क्या संबंध है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, विरहणी की विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं। किस किस बच्चे ने लिखा है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, विरहणी की विरह वेदना को बढ़ा रही हैं क्योंकि यहीं से उसे अकेलापन दिखाई देगा। ऑप्शन ए जिसने लिखा है उसका करेक्ट है, जिसने नहीं लिखा है उसका गलत है। क्लियर सी बात है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आपको चैनल पे होगी, चैनल पे आपको क्वेश्चन पेपर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से हिंदी। निम्नलिखित कथन के कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। 2 चीजें, एक कथन है एक कारण है। क्लियर है। हालांकि ये हिंदी का पेपर, हिंदी का ही सीबीएसई का ऑफिशियल जो पेपर आया था उससे काफी मिलता जुलता है। जो सीबीएसई ने आपको एक सैंपल पेपर दिया था उससे मिलता जुलता है। तो कथन और कारण। कथन है नागमती अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है। कारण है
राग के रूप में प्रिय चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है। तो कथन और कारण हमने दोनों पढ़ लिए हैं। कथन और कारण दोनों को पढ़ने के बाद इसका आंसर है आपका, नागमती अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है, राख के रूप में प्रिय चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त करती है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन थर्ड का है ये, क्वेश्चन थर्ड का डी। थर्ड का आंसर ऑप्शन डी है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑप्शन डी है। जिस बच्चे ने डी लगाया उनका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, उचित विकल्प चुनने। कॉलम 1 में है शरीर को जलाकर राख कर देना, वृक्षों से झरे पीले पत्ते। थर्ड है सबका चाचरी जोर कर खेलना। कॉलम 2 में रानी नागमती का कांतिहीन शरीर। दूसरा होली के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करना। और तीसरा सर्वस्व त्याग और समर्पण की भावना। तो शरीर को जलाकर राख कर देना, यह है आपका सर्वस्व त्याग और समर्पण की भावना। पहला वाला तीसरे से मिलेगा। वृक्षों से झरे पीले पत्ते, रानी नागमती का कांतिहीन शरीर, दूसरा वाला फर्स्ट से मिलेगा। और तीसरा तो फिर सभी कर लेंगे। सबका चाचरी जोड़ कर खेलना, तो आपको बताइए होली के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करना। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी। जिस बच्चे ने ऑप्शन बी लिखा है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है आपका ऑप्शन बी। कमेंट बॉक्स में भेजो किस किस ने ऑप्शन बी लिखा है। जिसने ऑप्शन बी लिखा है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो जो अभी मैंने आंसर बताए हैं वापस से देखना है तो वापस पूछ लो। जो बच्चा कह रहा है बता देता हूं, अब सीधा आंसर बताऊंगा। पहले वाले का आंसर है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट का आंसर है आपका पवन के झरोखे, ऑप्शन बी। सेकंड वाले का आंसर आपका ऑप्शन ए, विहीनिनी की विरह। थर्ड में कथन कारक दोनों पूछे हैं, थर्ड का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ का मैंने बता दिया आपको, फोर्थ का आंसर आपका ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। रिपीट कह रहे थे, रिपीट भी बता दिया मैंने आपको आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा आपसे, काव्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला कथन नहीं है। इसमें कौन सा जो काव्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला कथन नहीं है, यानी जो मैच नहीं करता। ऑप्शन ए है इसका आंसर, ऑप्शन ए उसका आंसर है। सारे सेट करा देंगे बेटा, सभी के क्वेश्चन आंसर सिमिलर ही हैं, बाकी करा देंगे हम आपको। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन सेट 1 2 3 में ऊपर नीचे ही है और कुछ नहीं है। 2 3 क्वेश्चन होंगे चेंज, बाकी सब एक जैसे ही। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 8 बुक से आधारित क्वेश्चन है, आपने कर लिए होंगे। ये बुक के क्वेश्चन है तो याद कर रखे होंगे तो आपने कर लिए होंगे, नहीं तो करा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 100 शब्दों में लिखना है काव्यांश के हिसाब से। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, या आपके चैप्टर में से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ के आपको पता लग गया होगा कि आपके कौन से चैप्टर से है। अब इस गद्यांश के क्वेश्चन के आंसरों को मैच कर लेते हैं, जो एमसीक्यू है उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में किस खेल को खत्म होने की बात हो रही है। गद्यांश में किस खेल के खत्म होने की बात हो रही है। होने वाली भीड़ की, भाइयों के बीच बैर भाव की, हवेली में लगने वाले तमाशे की, बड़ी हवेली की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इस गद्यांश के हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो बड़ी हवेली बड़ी बहुरियों की पीढ़ी में दी, सर से को चुपचाप बैठे हैं, बड़ी हवेली नाम।
खत्म हो गया 3 बजे। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं कथन का समर्थन में विकल्प करिए। तो क्वेश्चन सेकंड, इसका आंसर क्या है? भगवान बड़े आदमी को ही। ऑप्शन सी, बड़े भैया का अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, बड़े भैया का। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है बड़े भैया का अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। भगवान को भले आदमी को ही कष्ट देने का कथन है, बड़े भैया का अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड, रेतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया, वाक्य में प्रयुक्त रेत शब्द का अर्थ बताओ। तो बताओ रेत शब्द का क्या अर्थ है, क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन थर्ड का आंसर बताओ, रेत शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, रेत का ऑप्शन ए प्रजा, जमींदार, सॉरी ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। रेत का आंसर है ऑप्शन सी जमींदार। रेत ने जमीन पर दावे करने का दखल किया, जमींदार इसका आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रेत ने जमीन के दावे पर दखल दिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ, नाम मात्र की ही बड़ी हवेली से अभिप्राय, बताओ क्या है इसका आंसर? नाम मात्र की ही बड़ी हवेली से इसका अभिप्राय है ऑप्शन सी, बड़ी हवेली की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, गद्यांश में द्रौपदी चीरहरण प्रशंसा का उल्लेख किया जाए, इसमें किसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, संपत्ति बंटवारे के दौरान बड़ी बहुरिया के देवर को निर्दयता को दर्शाने हेतु। क्लियर है? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करने, 2 मार्क्स के, आपने पढ़े ही होंगे तो बच्चों, आपको ये तो आते ही होंगे, आपने पढ़े होंगे तो इनके आंसर आपने लिख दिए होंगे। क्वेश्चन 12 6 मार्क्स का है। तो एक गद्यांश से इसकी प्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने जो है अभी इसमें जो एमसीक्यू वाला पार्ट वो लगभग कर लिया है। अब जो सेक्शन बी है आपका, ये जो है ये जनरली सारा ही इसमें बुक का है, तो ये आपको आता होगा, आपने इसकी तैयारी कर रखी होगी तो ये आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं आता होगा तो इसके आपको ऑफिशियल इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे चैनल पे ही। वीडियो को लाइक करें और अपने आंसर्स का जो जितने भी आपने आंसर्स करे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या स्कोर करा है।